आज महिलाओं का एक डेलीगेशन आया है राज्य महिला आयोग उनसे मुलाकात करने के लिए, और जो राज्य महिला आयोग ने एक फैसला दिया है 10 बिंदुओं का महिलाओं को एक तरह से नियंत्रित करने के लिए, उसके खिलाफ ये डेलीगेशन अपना एक प्रस्ताव उन्हें देगा और इसे रोकने की मांग करेगा। हम लोग को देखिए ऑब्जेक्शन 6 बिंदु इधर है, वो है कि पुरुष टेलर एक महिलाओं के कपड़े की नाप ले लेगा। ये राइट टू चॉइस का मतलब है। ये मैं तय कर रही हूँ कि मेरी नाप मेरा राजेश लेगा या करीब। मैं समझ गई, अब आप शॉर्ट में बोलो, सारा बोलो, मैं सबका जवाब दूसरा ये है सभी ब्यूटी मैं बहुत पढ़ी लिखी महिला भी हूँ, बहुत सोशल भी हूँ, और आप ही लोगों के बीच में से यहाँ आई। नहीं, मैं इसलिए कह रही हूँ कि मैं आप ही लोगों के बीच में से यहाँ आई। अगर कोई महिला जिम में पुरुष ट्रेनर के साथ वर्कआउट करना चाहती है, उसको एक लिखित में देना पड़ेगा कंफर्म आपको कंसेंट फॉर्म, और वो कंसेंट फॉर्म खाने पर भी जाएगा। तो ये 6 नहीं, खाने पे नहीं जाएगा, ये मेरा नहीं मेरा। पहली बात तो मेरी ये सारे जितने भी पॉइंट हैं इनमें चॉइस रखा है महिला की, कि उसकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि वो पुरुष को नाप दे या वो महिला को नाप दे। लेकिन दूसरी बात यह है कि अगर महिला किसी पुरुष को नहीं देना चाहती, वो इसलिए देती है क्योंकि वहाँ महिला की सुविधा नहीं है, तब वो पुरुष को नाप देगी। नेचुरली अगर कोई टेलर अच्छे कपड़े सिलता है तो हम बार बार उसको सिलवाने जाएंगे, और जब उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है नाप देने का तो वो नाप भी लेगा। नाप लेगा तो हम ये नहीं कहेंगे भाई हमें, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं आ रहा, हमें कपड़े उससे सिलवाने हैं और वो अच्छा टेलर है। तो जिनके पास ऑप्शन नहीं है और महिलाएं चाहती हैं कि हमारा मेजरमेंट, क्योंकि जितनी शिकायतें मेरे पास बेड टच की आती हैं टेलर से संबंधित या और भी सारे फिर बिंदुओं पे आऊँगी इन चीज़ों से, तो इसके बिहाफ पे मुझे ये निर्णय लेना पड़ा कि ये चॉइस महिला की वो चाहे कि अगर मेरा पुरुष टेलर नाप लेके अच्छे कपड़े सिल सकता है तो वो उसको दें, और जो महिलाएं नहीं चाहती हैं कि मैं पुरुष को नाप देने में कंफर्टेबल नहीं हूँ या मेरे साथ पिछले दिनों कुछ घटना घट चुकी है, तो उनके लिए एक ऑप्शन है महिला। राइट, अब इसमें बताओ कहाँ ऑब्जेक्शन है? आप बोलेंगे? हाँ बताओ ना प्लीज। ये कहना था मैम कि जैसे कि तो टेलर गरीब कम्युनिटी, काफ़ी गरीब लोग हैं, नहीं हो सकता है आप बड़े टेलर के पास बात कर रही हो, हम लोग जिनसे बनवाते हैं उनको बहुत पैसे वाले नहीं हैं, उनकी इतनी आर्थिक हैसियत नहीं है कि वो किसी एक महिला को रखें। नाजरीन आदाब, मैं नाइश हसन और आप देख रहे हैं नाइश हसन ऑफिशियल चैनल। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग के एक प्रस्ताव के बारे में। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का पुनर्गठन 4 सितंबर को हुआ, यानी कि अभी कुल 2 महीना 10 दिन के आसपास इसका कार्यकाल रहा। वर्तमान अध्यक्ष है उसकी बबीता सिंह चौहान। इन 2 महीना 10 दिन के कार्यकाल में बबीता सिंह चौहान जी ने एक 10 बिंदुओं का प्रस्ताव महिलाओं के हवाले से पास किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ बैड टच के मामले बहुत आ रहे हैं, और इस बिना पर उन्होंने एक प्रस्ताव पास किया है, जिसे उन्होंने उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के डीएम और एसपी को पत्र लिखकर उसे लागू करने के लिए भेज दिया है। आगे ये भी खबर सामने आ रही है कि ये प्रस्ताव आगे चल के एक कानून का रूप भी उत्तर प्रदेश में अख्तियार करेगा। अब हम आपको बताएंगे कि ये प्रस्ताव कौन कौन से हैं। वो प्रस्ताव इस प्रकार है, मेरे हाथ में वो प्रस्ताव हैं जिनको मैं पढ़ के आपको सुनाती हूँ। इसमें एक प्रस्ताव है कि पुरुष टेलर अब महिलाओं के कपड़ों की नाप नहीं ले सकेंगे, उन्हें महिला रखनी होगी जो महिलाओं की नाप ले, तथा दुकान पर सीसीटीवी कैमरा लगाना उनके लिए अनिवार्य होगा। एक प्रस्ताव नंबर 1 है। दूसरा है सभी ब्यूटी पार्लर में पुरुष ब्यूटिशियन के साथ महिला ब्यूटिशियन का होना अनिवार्य होगा। नाट्य कला केंद्रों में अब महिला डांस टीचर का होना अनिवार्य होगा। जिन दुकानों पर विशेष रूप से महिलाओं के सामान या उनके कपड़े मिलते हैं, वहां अब महिला कर्मचारियों का होना आवश्यक होगा। सभी जिम और योगा सेंटर में पुरुषों के साथ अब महिला ट्रेनर का होना अनिवार्य होगा। अगर कोई महिला जिम में पुरुष ट्रेनर के साथ वर्कआउट करना चाहती है तो उसे एक कंसेंट पेपर पर साइन करना होगा, और वो एक लिखित प्रस्ताव होगा कि ये उसने अपनी इच्छा से ऐसा किया है, और ये फॉर्म स्थानीय पुलिस स्टेशन को भी भेजा जाएगा। इसके अलावा एक प्रस्ताव है कि सभी कोचिंग सेंटर में शौचालय और सीसीटीवी कैमरे का
इंतजाम हो। एक प्रस्ताव ये भी है कि जितने भी कर्मचारी हैं इस तरह के, उनका पुलिस वेरिफिकेशन हो और पुलिस इस बात की जांच करे, उनका आधार दिया जाए और ये जांच हो कि कौन से लोग कहाँ पे काम कर रहे हैं। ये पहले भी हो चुका है, ये कोई एक बड़ी बात नहीं है। लेकिन इन सारे प्रस्तावों में से 6 बिंदु ऐसे हैं जिसे प्रदेश की वो महिलाएं जो एक लंबे समय से महिलाओं के अधिकार के लिए संघर्षरत हैं, उस पे उनकी निगाह गई और उन्होंने इस 6 प्रस्तावों को आपत्तिजनक बताया है। और आज यानी कि 14 नवंबर को एक महिलाओं का डेलीगेशन जो तमाम संगठनों से है, जिसमें जनवादी महिला समिति, जनवादी लेखक संघ, महिला फेडरेशन, एपवा, इसके साथ कुछ और महिलाएं भी एक डेलीगेशन के तौर पर राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष के पास उनसे मिलने गई। उन्होंने उनसे क्या बातचीत की और उनके ऑब्जेक्शन के बिंदु क्या है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कुल 32% महिलाएं ही वर्कफोर्स में हैं और उनमें भी स्किल्ड वर्कर की संख्या मात्र 3% ही है। सचर कमेटी की रिपोर्ट बताती है कि देश में मुसलमान के हालात काफी खराब हैं और देश की कुल आबादी में अगर टेलर देखें तो 80 से 90% इस समुदाय से आते हैं, चुड़ियार इस समुदाय से आते हैं और नाई का एक बड़ा काम इस पसमानदा जो मेहनत कश बिरादरी है उससे जुड़ा हुआ है। तो जिस तरह का फैसला उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा ले रही हैं, इससे तमाम उन लोगों के रोजगार पर असर पड़ेगा जो एक छोटी सी 1-2 फीट की दुकान चलाते हैं, जिनके पास ना इतना पैसा है कि वो एक अतिरिक्त महिला रख लें जो महिलाओं की नाप लेने के लिए हो, ना ही वो सीसीटीवी कैमरा लगा सकते हैं, उनका रोजगार खुद ही इतना कमजोर है। तो ऐसे में या नाई की दुकानें जो छोटा छोटा काम करते हैं, जो महिलाओं के भी बाल काट रहे हैं, पुरुषों के भी बाल काट रहे हैं, लेकिन उनके पास इतना संसाधन नहीं है कि वो इस तरह सीसीटीवी कैमरा या अतिरिक्त कर्मचारी रख सकें। ये एक बात। दूसरी बात ये है कि राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष को आए मात्र अभी 2 महीना 10 दिन हुआ है। ऐसे में उन्हें ये भी बताना चाहिए कि किस आधार पर उन्होंने, किस रिपोर्ट के आधार पर, किस रिसर्च के आधार पर उन्होंने ये फैसला लिया कि उन्हें ऐसा करना है, या उन्होंने समाज की, उत्तर प्रदेश की महिलाओं को एक काल्पनिक डर दिखाया और उस काल्पनिक डर के आधार पर उन्होंने ये फैसला लिया है। क्योंकि ये मुमकिन नहीं है कि औरतें घर से निकलना बंद कर दें, औरतें अपनी चॉइस का ख्याल न रखें, उन्हें कोई दूसरा बताए कि अब आप कैसे चलेंगी, कैसे नहीं चलेंगी, किसके साथ उठेंगी, किसके साथ बैठेंगी। ये भी एक कठिन सवाल है जो महिलाएं उठा रही हैं। एक बात और सामने आती है कि जिस तरह से प्रदेश की महिला आयोग की अध्यक्ष, जिनसे काफी उम्मीदें हैं कि वो बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश की महिलाओं की हालात में सुधार ला सकती हैं, क्योंकि अपराध के मामले में पूरे देश में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है। तो अगर वो चाहती तो कोई महिला नीति की पैरवी कर सकती थी। अगर उत्तर प्रदेश के हिस्से में 1 लाख रोजगार है तो 50,000 रोजगार वो सरकार से सिफारिश कर सकती थी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से, कि वो महिलाओं को दिए जाए और स्किल्ड फोर्स को बढ़ाया जाए। लेकिन वो उन्होंने नहीं किया। सवाल जहन में ये भी आता है कि बैड टच खाली दर्जी के पास नहीं है, बैड टच खाली नाई के पास नहीं है, बैड टच खाली जिम में नहीं है, क्योंकि इसकी कोई हमारे पास रिपोर्ट नहीं आई है। तो वो गायनोकोलॉजिस्ट जो उत्तर प्रदेश में मर्द हैं और गायनोकोलॉजी की पढ़ाई करते हैं और वो एक अच्छे गायनोकोलॉजिस्ट हैं, तो प्रदेश की महिला आयोग के अध्यक्ष को ये भी बताना चाहिए कि क्या प्रदेश में आप पुरुष गायनोकोलॉजी की पढ़ाई नहीं कर सकेंगे। उन्हें ये भी बताना चाहिए जो महिला नर्स पुरुष मरीजों की सेवा करती हैं, क्या वो अब सेवा का काम बंद हो जाएगा। उन्हें ये भी बताना चाहिए कि गर्ल्स के स्कूल में जो पुरुष टीचर नौकरियां कर रहे हैं, क्या उन्हें अब वो नौकरियां नहीं मिलेगी। क्या उत्तर प्रदेश की सरकार ये भी बताए इस प्रस्ताव को पास करने के बाद कि जो किसी करवा चौथ पे या तीज त्योहार पे जो लड़के सड़क के किनारे स्टूल रख के मेहंदी लगाते हैं, हाथ में महिलाओं का हाथ पकड़ते हैं, मेहंदी लगाते हैं, वो कोई एक अतिरिक्त कर्मचारी महिलाओं का हाथ पकड़ने के लिए नहीं रख सकते, तो क्या अब उनका रोजगार बंद हो जाएगा।
क्या चूड़ी पहनाने वाले चूड़ीहारों का रोजगार अब बंद हो जाएगा? या मेले ठेले सड़कों के किनारे ब्रा बेचने वाले, सैनिटरी पैड बेचने वाले जो लड़के हैं, जो पुरुष हैं, क्या अब उनका रोजगार बंद कर दिया जाएगा? क्योंकि इस तरह की सीमा निर्धारित करना काफी खतरनाक मालूम हो रहा है। ये भी बात इम्पोर्टेंट है कि क्या अब प्रदेश की महिलाएं पुरुष एक कॉलेज में पढ़ नहीं पाएंगे? क्या वो एक ट्रेन में सफर नहीं कर पाएंगे? क्या वो एक बस में सफर नहीं कर पाएंगे? क्या वो जहाज में साथ सफर नहीं कर पाएंगे? क्या महिलाएं अब ओला बाइक नहीं बुक कर पाएंगी क्योंकि उसे भी ज्यादातर पुरुष ही चला रहे हैं? तो इस फैसले का आधार क्या था? कौन सी स्टडी थी? ये बातचीत में जो मैंने देखा वो राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष प्रस्तुत नहीं कर पाई। सिर्फ उन्होंने अपने एक अनकहा, एक अपना काल्पनिक डर दिखाकर ये एक फैसला लिया, जिस फैसले की उत्तर प्रदेश की महिलाएं घोर निंदा कर रही हैं और उन्हें ऐसा लग रहा है कि इस तरह के फैसले औरतों के विकास में बाधक हैं। एक नंबर बात ये है क्योंकि वो उन्हें डरा रहे हैं, उनके राइट टू चॉइस को रोक रहे हैं। उनकी मर्जी से वो जिस टेलर से कपड़े सिलवाती हैं, जिस नाई से बाल कटवाती हैं, जिससे वो अपने हाथ में मेहंदी लगाती हैं, जिससे वो ब्रा खरीद के लाती हैं, जिससे वो सैनिटरी पैड खरीद के लाती हैं, क्या अब वो हर जगह अगर महिला नहीं मिलेगी तो वो उनको नहीं खरीद पाएंगी? तो ये सारे एक सवाल, गंभीर सवाल है, जिसको राज्य महिला की आयोग की अध्यक्ष ने बहुत सतही तरीके से उठाया है। यह इसका कोई समाधान नहीं है और उनका बातचीत में ये भी कहना था कि इस मानसिकता के लोग ही ऐसा करते हैं, जो डॉक्टर हैं, जो बड़े प्रोफेशन में हैं, उनकी मानसिकता अलग होती है। अगर ऐसा होता तो कलकत्ता में जो रेप केस हुआ वो ना हुआ होता। ये तमाम बड़ी संस्थानों में जो रेप केस होते हैं वो ना होते, जो बैड टच के मामले आते हैं वो कभी ना होते, क्योंकि राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष के मुताबिक वो छोटे लोग करते हैं, वो दर्जी करता है, वो टेलर करता है, वो जिम का ट्रेनर करता है, इस तरह के लोग ही करते हैं, उनकी मानसिकता अलग होती है। इसका उनके पास कोई आधार नजर नहीं आया कि किस ग्राउंड पे वो ये स्टेटमेंट दे रही हैं, जबकि यूएन वुमेन की रिपोर्ट कहती है कि घर महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित स्थान है। एनसीआरबी का डेटा कहता है कि महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ रहे हैं और जब से कोरोना आया है उसके बाद से सबसे ज्यादा महिला कर्मचारियों की छटनी हुई है। तो बेरोजगार है महिलाएं, उनके लिए कोई और व्यवस्था होनी चाहिए और बैड टच को सीमित करने की या उसे खत्म करने के लिए ये भी जरूरी है कि पुलिस महिलाओं के लिए कितनी उदासीन है। कोई भी महिला जब जाती है थाने, उसकी एफआईआर नहीं लिखी जाती। हर दिन अखबार में 8 से 10 मामले आ रहे हैं जो महिलाओं के साथ हिंसा के हैं, जो उनके एफआईआर ना लिखे जाने की हैं, उन्हें मार देने के हैं, उन्हें सड़क पर उनकी हत्या करने के हैं, उनके ऊपर तेजाब फेंक देने के हैं, टेम्पो में उनके साथ छेड़छाड़ के हैं, बस में छेड़छाड़ के हैं। तो कहाँ कहाँ आप ये लगाएंगे? क्या टेम्पो चालक भी अब महिला ही होगी? या जब नहीं मिलेगी महिलाएं तो आप किस तरह प्रदेश को आगे बढ़ाएंगी? क्योंकि ये फैसला कई एंगल से खराब है। पहला तो ये कि ये महिलाओं के हित में नहीं है। ये महिलाएं ये नहीं चाहती, हम अपने प्रदेश को इस तरह के हाथों में देना नहीं चाहते। दूसरी बात ये है कि जो पुरुष रोजगार से लगे हैं, जिनसे महिलाएं अपना काम करवाती हैं, जिन्हें कोई आपत्ति नहीं है, उनका रोजगार खत्म करने की एक साजिश है। तीसरी जो सबसे बड़ी साजिश है जिसके चलते ये बात सामने आई है, बिल्कुल ऐसा ही उत्तराखंड में हुआ कि दर्जियों पे निशाना साधा गया, नाई पे निशाना साधा गया, जिम ट्रेनर पे निशाना साधा गया। क्यों? क्योंकि ये मुसलमान की मेहनत कश बिरादरी, पसमानदा से जुड़े लोग हैं। जो मेहनत कश लोग हैं, देश के 90% इन कामों में लगे हुए हैं। तो उनका रोजगार छिन जाएगा। आप जब भी चाहेंगे कोई अभियान चला के ऐसी दुकानों में ताला डाल देंगे जहां पे सीसीटीवी कैमरा नहीं है, जहां महिला कर्मचारी नहीं है। आप जब चाहेंगे अभियान चला देंगे उनके खिलाफ, उनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी, वो गरीब और गरीब हो जाएगा, वो हाथ में कटोरा लेके बैठ जाएगा। तो ये इसका एक हिडन एजेंडा भी लग रहा है। महिलाओं ने इसका पुरजोर विरोध किया है, उनको ज्ञापन दिया
तो आप देख रहे थे हमारा चैनल नाई सेशन ऑफिशियल। कुछ ज़रूरी अहम मुद्दों पे हमारी बातचीत हमेशा जारी रहेगी। आपसे गुज़ारिश है कि आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। इससे हमें हौसला मिलेगा। लड़ाई में हम आपके शाना बशाना खड़े रहेंगे। अब इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़। नमस्कार।